क्लास 10th के प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस में पुनः स्वागत है। आज मैं शोभा सिंह आप सभी को हिंदी कृतिका के अंतर्गत माता का आंचल पाठ पढ़ाऊंगी, जिसे लिखा है शिव पूजन सहाय जी ने। पर बच्चों, उससे पहले मैं आप सभी से कुछ कहना चाहूँगी। आप सभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। साथ ही अपनी ऑनलाइन पढ़ाई जारी रखें। हमारे इस चैनल पर आपको समस्त पठन सामग्री उपलब्ध होती रहेगी। तो बच्चों, अब हम चलते हैं अपने चैप्टर पे, माता का आंचल। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर के कुछ कठिन शब्दों के अर्थ आपको बताएंगे, ताकि आपको यह चैप्टर अच्छे से समझ में आए। तो देखिए, मृदंग कहते हैं एक प्रकार का वाद्य यंत्र। तड़के, तड़के मीन्स होता है सुबह, जो 4 से 5 बजे का टाइम होता है या 6 बजे तक, वो तड़के बोला जाता है। लीलार कहते हैं मस्तक को, माथा या मस्तक। और त्रिपुंड कहते हैं एक प्रकार का ये तिलक होता है जो माथे पर लगाया जाता है। जटाएं, जटाएं मीन्स बाल। भभूत कहते हैं राख को, और विराजमान मतलब स्थापित। उतान मतलब पीठ के बल लेटना। और अफर जाते यानी भर पेट खाना। ठौर कहते हैं स्थान को। और कड़वा तेल, ये जो सरसों का तेल होता है, इसको कड़वा तेल बोलते हैं। फिर देखिए, चंदोआ कहते हैं छोटा शबियाना को। और ज्योनार कहते हैं भोजन, दावत जो होती है उसको ज्योनार बोलते हैं। और जीवने को भोजन करना। कनस्तर मीन्स टीन का एक बर्तन। ओहार मतलब पर्दे के लिए डाला हुआ कपड़ा। अमोले कहते हैं आम का जो उगता हुआ पौधा होता है, उसको अमोले कहते हैं। कसोरे कहते हैं मिट्टी का बना छिछला कटोरा। रहरी कहते हैं अरहर को। और अठई कहते हैं ये जो कुत्ते के शरीर में चिपकने वाले जो छोटे कीड़े होते हैं, उनको अठई कहते हैं। और चिरौरी मीन्स होता है विनती करना। और मैया या महतारी मीन्स होता है माँ। तो ये थे आपके कठिन शब्दों के अर्थ। अब हम आपको इस चैप्टर का सारांश समझाते हैं कि इस चैप्टर में है क्या। माता का आंचल पाठ जो है वो शिव पूजन सहाय जी द्वारा लिखा गया है, जिसमें लेखक ने माँ के साथ एक अद्भुत लगाव को दर्शाया है। इस पाठ में ग्राम संस्कृति का चित्रण किया गया है। लेखक का बचपन का नाम था तारकेश्वर। लेखक का अपने पिता से बहुत ही स्नेह था। पिता उनको बहुत स्नेह करते थे। वे अपने साथ ही इन्हें सुलाते थे, सुबह उठाते थे और नहलाते धुलाते थे। उसके बाद पूजा के समय भी वे उसे अपने पास बिठाकर शंकर जी जैसा तिलक लगाते थे, जिससे कि लेखक को बहुत खुशी होती थी। पूजा के बाद पिताजी उसे कंधे पर बिठाकर गंगा जी के किनारे मछलियों को दाना खिलवाने के लिए ले जाते थे। और राम नाम लिखी हुई पर्चियों में लिपटी हुई जो आटे की गोलियां होती थीं, उनको मछलियों को डालने के लिए इन्हें देते थे। लौटते समय ये पेड़ों की डालों पर झूलते थे। घर आकर के बाबूजी उन्हें चौके पर बिठाकर अपने हाथों से खाना खिलाते थे। और जब इनका पेट भर जाता था, ये मना करने लगते थे, तो इनकी माँ बड़े प्यार से तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि के बनावटी नाम से टुकड़े बना बनाकर उन्हें खिलाती थीं। इसके बाद में खाना खाने के बाद जब ये बाहर जाते थे, बाहर जाने के लिए जब ये उत्सुक होते थे, तब माँ उन्हें ज़बरदस्ती पकड़ती थीं और पकड़ करके इनके रोने के बावजूद भी इनके बालों में तेल डालती थीं, कंघी करती थीं और इन्हें कुर्ता टोपी पहनाकर इनकी चोटी गूंथकर उस पर फूलदार लट्टू लगाते थीं। और लेखक फिर रोते रोते बाबूजी की गोद में बाहर आ जाते थे।
और फिर बाहर आते ही उन्हें उनके साथी मिल जाते थे और वे उनके साथ मौज मस्ती में डूब जाते थे। वे चबूतरे पर बैठकर तमाशे किया करते थे, नाटक भी किया करते थे, कहीं मिठाई की दुकान लगाते थे तो कहीं घरौंदे के खेल खेलते थे, कहीं पालकी में दुल्हन को विदा कराने का खेल खेलते थे। इस तरह से ये कई तरह के नाटक खेलते रहते थे। और इस दौरान इनके पिताजी जब ये बारात को खाना खिलाते थे तो उसमें इनके पिताजी चुपचाप आकर सबसे आखिर में बैठ जाते थे और फिर जब सब भोजन कर लेते थे तब इनके पिताजी इनसे पूछते थे कि अब भोजन फिर कब मिलेगा। किसी दूल्हे के आगे चलती पालकी देखते ही ये ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते थे। इसके बाद में क्या हुआ बच्चों, एक बार रास्ते में आते हुए लड़कों की टोली के साथ में इन्होंने मूसन तिवारी को बुढ़वा बेईमान कहकर चिढ़ा दिया। बच्चों का जो बचपना होता है वह बहुत ही अजीबोगरीब होता है। उन्हें यह एहसास नहीं होता है कि वो क्या सही कर रहे हैं और क्या गलत कर रहे हैं, लेकिन बचपना तो बचपना ही होता है। तो इनके चिढ़ाने पर मूसन तिवारी ने इन लोगों को खूब खदेड़ा और जब ये लोग वहाँ से भाग गए तो मूसन तिवारी इनके पाठशाला पहुँचे और अध्यापक से इनकी लोगों की शिकायत की, जिससे लेखक की पिटाई हुई। और ये सुन करके फिर इनके पिताजी पाठशाला दौड़ कर गए और अध्यापक से विनती करके उन्हें अपने घर लिवा के लाए और फिर लेखक रोना धोना भूलकर अपनी मित्र मंडली के साथ फिर खेलने में मस्त हो गए। मित्र मंडली के साथ मिलकर लेखक खेतों में चिड़ियों को पकड़ने की कोशिश करने लगे। चिड़ियों के उड़ जाने पर जब एक टीले पर आगे बढ़कर इन्होंने चूहे के बिल में पानी भर दिया तो उसमें से एक सांप निकल आया और फिर क्या था, डर के मारे लुढ़क कर गिरते पड़ते लहूलुहान स्थिति में ये किसी तरह से जब अपने घर पहुँचे तो इन्होंने अपने सामने पिताजी को बैठे पाया, लेकिन पिताजी के साथ इन्होंने ज़्यादा वक्त नहीं बिताया और जा कर के अपने माँ के आंचल में अधिक सुरक्षा महसूस करते हुए अपने माँ के आंचल में बैठ गए। माँ ने घबराते हुए आंचल से उनकी धूल साफ की और उन्हें हल्दी लगाई। तो ये था पाठ का सारांश। अब देखिए बच्चों, अब हम इस पाठ के क्वेश्चन क्लियर करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, प्रस्तुत पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बच्चे का अपने पिता से अधिक जुड़ाव था, फिर भी विपदा के समय वह पिता के पास न जाकर माँ की शरण लेता है। आपकी समझ से इसकी क्या वजह हो सकती है? तो देखिए, इस क्वेश्चन के आंसर में आप क्या लिखेंगे कि ये सही है कि इस कहानी में बच्चों का अपने पिता के साथ अधिक जुड़ाव दिखाया गया है, लेकिन बच्चे अपने पिता और माता को अलग अलग नज़रिए से देखते हैं। जब उन्हें अत्यधिक असुरक्षा की भावना घेर लेती है तो वे अपनी माँ से सहारे और सांत्वना की उम्मीद करते हैं। पिता से बच्चे बाहरी दुनिया के बारे में सीखने को अधिक उत्सुक रहते हैं। माँ ममता और स्नेह की मूर्ति मानी जाती है, शायद इसलिए वह बच्चा विपदा के समय अपनी माँ की शरण में जाता है। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए, सेकंड क्वेश्चन आपका है, आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? तो इसका आंसर तो बड़ा सरल है, आप सभी को मालूम होगा। कोई भी इसको बताने की कोशिश करेगा? कोई भी बताए इसको। हाँ, बहुत कुछ ठीक है। छोटे बच्चों में अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जब उनका कोई प्रिय खिलौना मिल जाता है तो वे तुरंत ही पिछला सब कुछ भूलकर अपने खेल में खो जाते हैं। अपने साथियों को देखकर भोलानाथ को जी भरकर खेलने का मौका मिल जाता है, इसलिए उन्हें देखकर भोलानाथ सिसकना भूल जाता है। ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन आपका, आपने देखा होगा कि भोलानाथ और उसके साथी जब तब खेलते खाते समय किसी न किसी प्रकार की तुकबंदी करते हैं।
आपको यदि अपने खेलों आदि से जुड़ी तुकबंदी याद हो तो लिखिए। अब इसको तो आप लोग स्वयं अपने आप ही कर सकते हो। और जैसे हम आपको एक हल्का सा हिंट देते हैं, बहुत पहले ये टीवी सीरियल में आप लोग मोगली कोई सीरियल देखते थे, तो उसमें वो जो था जंगल जंगल पता चला है, तो ये भी जो है तुकबंदी के ही अंतर्गत आएगा। इसी तरह के और भी अगर आपको आते हैं तो उनको आप लोग स्वयं लिखिएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है। तो इसको भी आप लोग लिख लोगे, लेकिन चलो हम इसको क्लियर किए देते हैं कि भोलानाथ और उसके साथी अपने आसपास उपलब्ध साधारण से साधारण चीज़ को भी खिलौना बना लेते थे। और या तो अपने आज के जो बच्चे हैं वो या तो अपने स्मार्टफोन पर कोई गेम खेलते हैं या फिर अपने स्कूल में क्रिकेट फुटबॉल आदि खेलते हैं। कभी कभी अपनी गली में अन्य बच्चों के साथ अन्य खेल भी खेलते हैं, लेकिन हमें भोलानाथ और उनके साथियों की तरह पूरे दिन खेलने की आज़ादी नहीं मिल पाती है। ये आप लोग अवश्य लिख दीजिएगा, क्योंकि आज का तो वातावरण ऐसा ही है। भोलानाथ की तरह से आज के समय में आप सब लोग दिन भर नहीं खेलते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि पाठ में आए ऐसे प्रसंगों का वर्णन कीजिए जो आपके दिल को छू गए हों। तो इसमें जो मेन प्रसंग है उसके अंतर्गत एक तो वो है कि जो भोलानाथ बाबूजी के कंधे की सवारी करते हैं, और दूसरा वो है जिसमें उनकी मैया उन्हें तोता मैना इत्यादि के कौर बना बना कर खिलाती हैं। और इसके अलावा बाबू जी के साथ उसकी कुश्ती और सांप के डर से भागकर उसका अपनी माँ के आंचल में छिप जाना, ये विशेष प्रसंग हैं जो सभी के दिलों को छू जाते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है? सबको अच्छे से समझ में आ रहा है? किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो अभी पूछ सकते हो। बढ़ें आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस उपन्यास के अंश में 30 के दशक की ग्राम्य संस्कृति का चित्रण है। आज की ग्रामीण संस्कृति में आपको किस तरह के परिवर्तन दिखाई देते हैं। तो देखिए 30 के दशक को बीते हुए 70 साल हो गए हैं। ये एक लंबा अरसा होता है, इसलिए बहुत कुछ बड़े पैमाने पर बदल चुका है। अब गांव के बच्चे स्कूल जाते हैं। कुछ अत्यंत गरीब बच्चों को छोड़कर हर गांव में टीवी आ जाने के कारण अधिकतर बच्चे टीवी देखने में मशगूल रहते हैं। क्रिकेट गांव-गांव में काफ़ी लोकप्रिय है। कई घरों के बच्चे तो मोबाइल फ़ोन पर उपलब्ध गेम का भी आनंद उठाते हैं। अब रामनामी लिखने वाले बाबूजी भी शायद ही मिलते हैं। तो गांव भी अब जो है बहुत परिवर्तित हो चुके हैं। मेन ये चीज़ बताई गई है और यही आपको इस क्वेश्चन के आंसर में बताना है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। यहाँ माता पिता का बच्चे के प्रति जो वात्सल्य व्यक्त हुआ है उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो इस कहानी में लेखक ने माता पिता के वात्सल्य का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है। इसमें पिताजी सुबह तड़के उठ जाते हैं और अपने बच्चे को भी साथ में उठा लेते हैं ताकि उसकी आदत पड़ सके, और फिर वह रामायण के जरिए अपने बच्चे को अपनी पुरातन संस्कृति की शिक्षा देते हैं। फिर वह बच्चे को घुमाने ले जाते हैं और उनके साथ खेलते भी हैं। माँ अपने बच्चे के खान पान और सेहत का विशेष ध्यान रखती है। हर माँ की तरह उसे भी लगता है कि उसके बच्चे ने भरपेट खाया है या नहीं। तो ये आप लिखेंगे इस क्वेश्चन के आंसर में। इसके अतिरिक्त आपको अगर और भी कुछ समझ में आता है तो उसको भी आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। माता का आंचल शीर्षक की उपयुक्तता बताते हुए कोई अन्य शीर्षक सुझाइए। तो इसमें अन्य शीर्षक बेटा ये भी हो सकता है कि भोलानाथ का बचपन, और या फिर ये भी हो सकता है भोलानाथ की मैया। ये दो अन्य शीर्षक इस क्वेश्चन के आंसर में लिखे जा सकते हैं।
और साथ में ये भी आपको लिखना पड़ेगा कि इस कहानी में ये दिखाया गया है कि बच्चा चाहे लाख अपने पिता के पास समय व्यतीत करता हो, लेकिन भरपेट खाना तो उससे माँ ही खिला पाती है। बच्चा चाहे अपने पिता के बहुत निकट हो, लेकिन घोर विपत्ति आने पर उसे माँ की गोद में ही सुरक्षा महसूस होती है। इसलिए इस कहानी के लिए माता का आंचल शीर्षक उपयुक्त है। आ गया समझ में? अगला बताएं। देखिए, अगला क्वेश्चन है, बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे व्यक्त करते हैं? तो ये तो आप लोगों से अच्छा कोई नहीं जान सकता है, लेकिन फिर भी हम जो बता रहे हैं उसको भी सुन लीजिए। बच्चे कई तरह से अपने माता पिता के प्रति प्रेम व्यक्त करते हैं। कुछ बच्चे अपने माता पिता का सम्मान करके ऐसा करते हैं, कुछ अपने माँ से ठिठोली करके ऐसा करते हैं, और कुछ शर्मीले जो बच्चे होते हैं वो मंद मुस्कुराहट से अभिव्यक्ति करते हैं। है ऐसा? हाँ, तो ये आंसर आप लिखेंगे इस क्वेश्चन में। और फिर उसके बाद में आपका लास्ट क्वेश्चन है, इस पाठ में बच्चों की जो दुनिया रची गई है वह आपके बचपन की दुनिया से किस तरह भिन्न है? तो आपने देखा इस चैप्टर में जो बचपन की दुनिया दिखाई गई है वो आपकी दुनिया से भिन्न है, वो नहीं मैच करती है आपकी दुनिया से। तो इस पाठ के बच्चों की दुनिया बड़ी मज़ेदार लगती है। ये बच्चे दीन दुनिया से बेखबर हैं और उन्हें अपने भविष्य की कोई चिंता नहीं है। इस ज़माने में तो बच्चों को स्कूल के पहले दिन से ही अपने क्लास में सबसे आगे रहने की चिंता होने लगती है। आजकल के बच्चों पर स्कूल, परिवार और समाज की ओर से अत्यधिक दबाव बनाया जाता है। हर बच्चे से उम्मीद की जाती है कि वह अपने क्लास में नंबर 1 रहे। स्कूल की टाइमिंग भी ऐसी है कि बच्चे को ठीक से सोने की भी फुर्सत नहीं मिल पाती है। तो इस तरह से भोलानाथ के जो बचपन की दुनिया है वो आप लोगों से पूर्णतः भिन्न है। आ गया समझ में? अच्छे से सारे क्वेश्चन समझ में आए? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? तो ठीक है, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। ओके, गुड बाय।